नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद मधु चौरसिया पेश करने जा रहा हूं दृश्यम 3 पार्ट 3। तो दोस्तों, अभी तक की कहानी में मैंने आपको बताया कि विजय सालगवाकर ने अपना थिएटर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया था, पर किस्त न चुका पाने के कारण बैंक ने विजय सालगवाकर के थिएटर को नीलाम कर दिया और ये थिएटर खरीदा मीरा देशमुख ने, यानी सैम की मां मीरा देशमुख ने। अब विजय अपना परिवार चलाने के लिए अपनी खुद की टैक्सी चलाता है। एक दिन मीरा देशमुख के पास एक किडनैपर का फोन आता है और वो कहता है कि उसका बेटा जीवित है, अगर उन्हें अपना बेटा चाहिए तो फिरौती के तौर पर उन्हें 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। मीरा देशमुख फोन में अपने बेटे से बात करती है और ऐसे कई सवाल करती है जो सिर्फ मीरा देशमुख का बेटा सैम देशमुख ही जानता था। सारे सवालों का जवाब सही मिलता है, इसलिए मीरा देशमुख जो है किडनैपर को 10 करोड़ रुपए दे देती है। पर 10 करोड़ रुपए देने के बाद भी जब उनका बेटा सैम वापस नहीं आता तो वो पुलिस में जाती है। पुलिस विजय सालगवाकर को पकड़ के लाती है और उसकी तलाशी लेती है, उसकी टैक्सी की तलाशी लेती है। तब जो है विजय और उसकी टैक्सी से 5 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। और गौर करने की बात यह है कि ये वही 10 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ रुपए हैं जो मीरा देशमुख ने किडनैपर को दिए थे। तभी हमें पता चलता है कि एक कुएं से एक 26-27 साल के लड़के की लाश मिलती है। डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि ये मीरा देशमुख और महेश देशमुख का बेटा सैम है। और इस बात को सुनकर मीरा और महेश दोनों बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। महेश तो इतना दुखी होता है कि उसे अटैक पड़ते पड़ते बचता है। महेश रो ही रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, बिलख रहा होता है। मीरा को उसकी हालत देखी नहीं जाती। तब मीरा कहती है महेश से कि देखो, ये जो लड़का है वो हमारा बेटा सैम नहीं है, ये कोई और है। महेश पूछता है ये तुम कैसे कह सकते हो? तब मीरा अपना प्लान बताती है कि उसने एक प्लान बनाया है। उस प्लान के मुताबिक उसकी सहेली का लड़का जमशेद को उसने सैम बनाकर ये सब काम किया और जो कुएं से लाश मिली है उसके बेटे सैम की नहीं बल्कि जमशेद की लाश है। और अब आगे की कहानी पेश है दृश्यम 3 पार्ट 3। मेरे दोनों जासूस मकरंद और राणा दोनों ने जो है जमशेद की लाश को वहां से उठाकर कुएं में डाल दिया। महेश, कुएं में डाल दिया? और कुएं में क्यों? क्योंकि पानी में लाश डूब जाती है और जब तक वो उतराती है तो लाश अंदर और बाहर से पूरी तरह सड़ जाती है और लाश के सड़ने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट 75% तक कंफ्यूज हो जाती है। ये पता लगाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है कि वो कितने टाइम खत्म हुआ था, उसके घाव कितने बड़े, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सही नहीं आती। इसीलिए हमने जमशेद की लाश को कुएं में डाल दिया। कुएं में डालने के बाद हमारा जासूस राणा ने विजय सालगवाकर की टैक्सी बुक किया और विजय सालगवाकर को काम गांव ले गया। और काम गांव में उसने कहा कि 2 घंटे के बाद आकर वो उसे वहां से ले लेगा और अपने फोन नंबर की जगह उसने मेरा फोन नंबर दे दिया और अपने नाम की जगह उसने सैम नाम बताया। तब विजय सालगवाकर ने जब अपने राणा को फोन लगाया यानी सैम को फोन लगाया तो वो फोन राणा की जगह मेरे फोन में आया और मेरे फोन की घंटी बजी। और विजय सालगवाकर फोन में हमारे सैम को नहीं पूछ रहा था बल्कि वो राणा को पूछ रहा था, क्योंकि राणा ने अपना नाम सैम बताया था। उसके बाद राणा ने विजय सालगवाकर की बीवी नंदिनी को फोन लगाया और नंदिनी को झूठ ही कहा कि विजय सालगवाकर का एक्सीडेंट हो गया है और उसे सैम से बात करने के लिए कहा और सैम की नंबर की जगह उसने मेरा नंबर दे दिया। तब विजय सालगवाकर की बीवी नंदिनी ने जब फोन लगाया सैम को तो वो फोन मेरे पास बजा और ये 2 फोन से एक हमें सबूत मिल गया कि विजय सालगवाकर और उसकी बीवी ने हमें रात को 2 बजे फोन किया था। और फिर राणा ने किडनैपर बनकर हमें फोन किया और हमसे 10 करोड़ रुपए की डिमांड की। हमने जिस लड़के से फोन में बात की थी वो राणा ही था और उसने हमारे सवालों का सही जवाब इसलिए दिया कि क्योंकि मैंने सारे सवालों के जवाब उसे पहले ही सही बता दिए थे। महेश, पर मीरा, तुमने जो जमशेद के शरीर से ब्लड निकालकर एक बोतल में इकट्ठा किया था उस ब्लड का क्या किया? क्या हुआ उस ब्लड का?
हमने जब 10 करोड़ रुपए से भरा बैग मंदिर के पीछे रखा तो उस बैग को मेरे दूसरे जासूस मकरंद ने उठाया और विजय की टैक्सी में बैठ गया। रास्ते में उसने उस बैग का आधा पैसा 4,99,50,000 रुपए विजय की टैक्सी की पिछली सीट के नीचे लुका दिया, छिपा दिया। और घर जाने के बाद उसने ऑनलाइन पेमेंट करने का बहाना किया और कहा कि सर्वर डाउन होने के कारण पेमेंट नहीं हो रहा, मैं घर के अंदर से पैसा लेकर आता हूं। और वो घर के अंदर गया और उसने अंदर जाते ही जमीन पे गिरा और उसने दमा के अटैक का बहाना किया, नाटक किया और उसने आवाज देकर विजय को अंदर बुलाया। विजय अंदर गया तो उसने देखा कि मकरंद जमीन पर गिरा हुआ है। तब मकरंद ने उसे बताया कि मुझे दमा का अटैक पड़ा हुआ है, सामने अलमारी में पंप रखा हुआ है, दमा का वो उठा के दो। विजय ने उसे पंप उठा के दिया और फिर विजय ने ही मकरंद को उठाकर चेयर में बैठा दिया। तब मकरंद ने विजय से कहा कि वो सामने बोतल रखी हुई है, उस बोतल में मेरी दवा है, उस दवा को यहाँ दो, मुझे इस टेबल में रख दो, मैं पी लूंगा तो सही हो जाऊंगा। विजय ने वो बोतल उठा के मकरंद के सामने रखी टेबल में रख दिया। तब मकरंद ने विजय को 50,000 रुपए दिए और विजय 50,000 रुपए लेकर वहां से चला गया। विजय के जाने के बाद मकरंद तो दमा का नाटक कर रहा था, अटैक का। उठा, उसने अपने हाथ में ग्लव्स पहने और उस बोतल को, जो बोतल विजय ने उठाकर सामने रखी थी, उस बोतल में विजय के उंगलियों के निशान आ गए। उस बोतल को आगे से तोड़ा और उस बोतल के आगे ब्लड ऐसे लगाया जैसे इस बोतल से किसी को मारा गया हो, किसी का कत्ल किया गया हो। और ये ब्लड वही है जो मैंने जमशेद के शरीर से निकालकर बोतल में इकट्ठा किया था। और मैंने जमशेद के पेट में फूटी हुई बोतल घुसेड़ कर पहले ही जमशेद के पेट में वो जख्म दे दिया था। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साबित हो जाएगा कि जमशेद यानी हमारा बेटा सैम की हत्या फूटी हुई बोतल घुसेड़ने से हुई है। और इस फूटी हुई बोतल में जमशेद के ब्लड और बोतल के ऊपर विजय सालगवाकर की उंगलियों के निशान से साबित हो जाएगा कि इसी बोतल से जमशेद की हत्या की गई है। जमशेद यानी हमारा बेटा सैम की हत्या की गई है और उंगलियों के निशान इसमें विजय सालगवाकर के हैं। अब कोई नहीं बचा सकता विजय सालगवाकर को, कोई नहीं बचा सकता किडनैपी, हत्या के इल्जाम से। महेश, पर मीरा, डीएनए टेस्ट से तो ये साबित हो गया है कि वो जो लाश मिली है कुएं में वो हमारा बेटा सैम है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, डीएनए टेस्ट तो यही कहता कि वो ही हमारा बेटा है। मीरा, उसकी भी कहानी है। जब उस दिन डॉक्टर डीएनए टेस्ट के लिए हमारा ब्लड सैंपल लेने आया तो उसने हम दोनों का ब्लड सैंपल लेकर आइस बॉक्स में रख दिया। तब मैंने डॉक्टर के ऊपर जानबूझ के चाय गिरा दिया और वो चाय को धोने के लिए डॉक्टर को तुम बाथरूम लेके गए। और जब डॉक्टर बाथरूम में अपने कपड़े पे गिरी चाय धो रहा था तब मैंने ब्लड सैंपल बदल दिए। अपने ब्लड सैंपल की जगह जमशेद के असली मां बाप नारीमन और जरोमीना का ब्लड सैंपल रख दिया। वो ब्लड सैंपल रख दिए जो राणा ने जमशेद के असली मां बाप के लिए थे, यानी जरोमीना और नारीमन। मीरा देशमुख के नाम से जमशेद की अपनी असली मां जरोमीना का ब्लड सैंपल और महेश देशमुख के नाम से जमशेद के अपने असली पिता नारीमन का ब्लड सैंपल। अब जब जमशेद के असली मां बाप का ब्लड सैंपल हमारे नाम से गया तो वो ब्लड सैंपल तो मैच करना ही था और जब हमारा नाम तो था इसीलिए वो हमारा बेटा सैम साबित हो गया डीएनए टेस्ट में। अब विजय सालगवाकर को कोई नहीं बचा सकता।
पहले उसने 2 बजे रात के हमें फोन किया, उसकी बीवी ने हमें फोन किया, कॉल रिकॉर्ड में वो है। उसके बाद किडनैपर का फोन और फिर विजय सालगवाकर के पास से मिला हुआ किडनैपिंग का 5 लाख रुपए बरामद होना, और फिर जिस बोतल से सैम की यानी जमशेद की हत्या हुई है, उस बोतल में विजय सालगवाकर के उंगलियों के निशानों का मिलना विजय सालगवाकर को फांसी दिलाने के लिए बहुत है। ये सबूत ये साबित कर देंगे कि विजय सालगवाकर ने ही सैम की हत्या की है। पहले किडनैप किया, फिर उसकी हत्या कर दी। जब विजय सालगवाकर को फांसी होगी, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, सैम की आत्मा को शांति मिलेगी। और दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि पुलिस स्टेशन में विजय सालगवाकर को लेकर आते हैं, रिमांड रूम में उससे पूछताछ करते हैं, जबरदस्ती उससे यह कबूल करने के लिए कहते हैं कि उसने ही सैम को किडनैप किया है और सालों से बंदी बना के रखा है, 10 करोड़ रुपए की फिरौती लिया और फिर उसने बोतल से उसकी हत्या कर दी। विजय सालगवाकर भी पुलिस के कहने पर यह बयान दे देता है। रिमांड का समय पूरा हो जाने के बाद गायकोंडे विजय और उसकी पत्नी नंदिनी को अदालत ले जाने के लिए पुलिस वैन में बैठालता है। और दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि विजय सालगवाकर का साला राजेश न्यूज चैनल में जाता है। न्यूज चैनल में वो एक पेन ड्राइव देता है और कहता है कि इस पेन ड्राइव में विजय सालगवाकर के निर्दोष होने के सबूत है। और इधर हम दिखाते हैं कि अदालत लगी हुई है, विजय सालगवाकर और नंदिनी कटघरे में खड़े हुए हैं और विपक्ष का वकील जिरह कर रहा है। वकील, योर ऑनर, सारे सबूत विजय के खिलाफ हैं। पहले विजय ने सैम को किडनैप किया, सालों तक उसे बंदी बनाकर रखा और फिर 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी, और 10 करोड़ रुपए की फिरौती मिलने के बाद और दूसरी तरफ अदालत के बाहर हम दिखाते हैं कि हर न्यूज चैनल में एक वीडियो चल रहा है। यह वही वीडियो है जो राजेश ने गायकोंडे का लिया था कि गायकोंडे कत्ल की जगह के पीछे से कचरे के डिब्बे के नीचे से नोटों की गड्डियां अपने बैग में भर रहा है। एक एक गड्डियां अपने बैग में डालता है, फिर बैग बंद करके अपनी गाड़ी में बैठकर चला आता है। सारे न्यूज चैनल में यह वीडियो चल रहा है। तब राजेश ये वीडियो को लेकर एंटी करप्शन ऑफिसर के पास जाता है और कहता है कि गायकोंडे के घर की तलाशी ली जाए। गायकोंडे के घर की तलाशी हो रही है। और इधर अदालत में हम दिखाते हैं कि वकील जज साहब से कह रहे हैं, जज साहब, किडनैपिंग का 5 करोड़ रुपए विजय सालगवाकर के पास से मिला, और जिस बोतल से सैम का कत्ल हुआ उस बोतल में विजय के उंगलियों के निशान, और रात के 2 बजे विजय ने मीरा देशमुख को फोन किया, उसकी बीवी ने भी फोन किया। ये सब चीज इस चीज का सबूत है, ये गवाही दे रहे हैं कि विजय सालगवाकर ने ही सैम को किडनैप किया और फिर उसकी हत्या कर दी, इस डर से कि कहीं वो पकड़ा न जाए। और हत्या भी ऐसे नहीं, आगे सैम को पीटा गया, उसके सर में, उसके शरीर में जगह जगह पीटने के निशान है, घाव है, और फिर बेरहमी से उसके पेट में बोतल घुसेड़ दी गई, और उस बोतल में विजय की उंगलियों के निशान है। अब कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि विजय निर्दोष होने की। विजय दोषी है और उसे किडनैपिंग और क्रूरता से हत्या करने के आरोप में सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए, वो है फांसी। तभी जो है विजय का वकील जो है अदालत में जज साहब से कहता है, जज साहब, एक वीडियो है जो सारे न्यूज चैनल में चल रहा है, मैं वो अदालत में दिखाने की इजाजत चाहता हूं। जज साहब वीडियो देखते हैं। उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि इंस्पेक्टर गायकोंडे किस तरह कत्ल वाली जगह से पैसे इकट्ठा करके अपने बैग में डाल रहा है और फिर वो पैसा लेकर चला आता है, और साथ में न्यूज में दिखाया जा रहा है कि इंस्पेक्टर गायकोंडे के घर की तलाशी ली जा रही है और उस तलाशी में मिलता है 4 करोड़ रुपए,
और 2 करोड़ रुपए, ये 2 करोड़ रुपए उसी 10 करोड़ में से हैं जो मीरा देशमुख ने किडनैपर को दिया था। जज साहब वीडियो देखते हैं और तुरंत गायकोंडे को पुलिस से गिरफ्तार करने को कहते हैं और उसके ऊपर केस चलाने के लिए कहते हैं। गायकोंडे को पुलिस अदालत से पकड़ के ले जाती है। विपक्ष का वकील बोलता है, जज साहब 2 करोड़ रुपए गायकोंडे के पास से मिला है किडनैपिंग का। इसका मतलब यह है कि गायकोंडे भी विजय के साथ मिला हुआ है। यह सब दोनों की मिली भगत है, पर विजय के खिलाफ तो सारे सबूत हैं कि इसने किडनैपिंग किया, फिर उसके बाद हत्या की, सारे सबूत हैं। इसलिए विजय को सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए, वो है फांसी। जज साहब, विजय सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम अदालत में कुछ कहना चाहते हो? विजय जो है अपने साथ घटी घटना अदालत में सुनाता है, पर उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करता। जज साहब कहते हैं, यहां पर हर मुलजिम के पास अपने बचाव की कोई ना कोई कहानी होती है, पर उस कहानी पर विश्वास कैसे करें? तुम्हारे पास जो कहानी तुमने सुनाई है उसका कुछ सबूत है तुम्हारे पास? विजय, जज साहब, मैंने आपको जो कहा वो कोई कहानी नहीं, वो सच है, और आप कहते हैं कि मैं सबूत दूं, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं। जब ये घटना रात को मेरे साथ पहली बार घटी और मैंने अपनी बीवी को ये बात बताई, तो उसने भी मुझसे यही कहा कि तुमने उस यात्री का, उस पैसेंजर का फोटो क्यों नहीं खींच लिया? मोबाइल से वीडियो बना लेना चाहिए था। मुझे भला कुछ पता था क्या कि मैं उसका वीडियो बना लेता? लेकिन तभी मेरे दिमाग में आया कि वाकई अगर मेरे पास उसका फोटो या वीडियो होता तो मुझे अपनी बात साबित करने का एक सबूत मिल जाता। तब मैं उसी दिन मार्केट से मैंने ये चश्मा उतारते हुए ये चश्मा खरीदा। चिप निकालता है, इस चश्मे में वीडियो कैमरा है और इस चिप में मेरे बेगुनाही का सबूत है। और एक वीडियो कैमरा मैंने अपनी कार में भी लगाया हुआ, टैक्सी में भी लगाया हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में है। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो अदालत में चलाया जाए। अदालत में वीडियो दिखाया जाता है और वीडियो में दिखाते हैं कि मकरंद पैसे से भरा बैग लेकर विजय की टैक्सी में बैठता है और विजय उसे उसके घर में छोड़ता है। तब वो पैसा लेने घर के अंदर जाता है और फिर घर के अंदर से आवाज आती है। विजय जब अंदर जाता है तो मकरंद जो है दमा के अटैक के कारण जमीन में पड़ा हुआ है। फिर मकरंद तो उसे दमा का पंप उठाने को सामने से कहता है। विजय वो पंप उसे उठा के देता है। मकरंद उसे सामने कहता है कि ये दवा की बोतल है, ये बोतल रख दो। विजय जो है बोतल उठा के मकरंद के पड़े सामने टेबल पर रख देता है। ये सब वीडियो में दिखाया जाता है और कार के अंदर के कैमरे की रिकॉर्डिंग भी दिखाई जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि रास्ते में मकरंद उस बैग से पैसा निकालकर विजय की टैक्सी की सीट के नीचे छुपा देता है। पूरी अदालत में सनसनी फैल जाती है। वीडियो देखने के बाद जज साहब बोलते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने विजय सालगवाकर को फंसाने की कोशिश की है। कौन है वो? मैं पुलिस को आदेश देता हूं कि जल्द से जल्द उसका पता लगाएं। विजय सालगवाकर निर्दोष है, इसीलिए हम विजय सालगवाकर को बाइज्जत बरी करते हैं। पर ये सच है कि महेश देशमुख और मीरा देशमुख के बेटे समीर देशमुख की हत्या हुई है। किसने की है ये हत्या, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है और मैं पुलिस को आदेश देता हूं कि जल्द से जल्द उसका पता लगाएं और आरोपी को अदालत के सामने पेश करें। विजय सालगवाकर अदालत से बाहर निकल रहा होता है, तभी उसकी नजर मीरा और महेश देशमुख के ऊपर पड़ती है। आज तक विजय सालगवाकर अपनी नजर बचाकर मीरा और महेश के बगल से निकल जाता था, लेकिन इस बार विजय
नजर उठाकर मीरा और महेश देशमुख के पास गया और बोला, बच्चे बिगड़ जाते हैं और वो कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसके कारण कुछ घटनाएं हो जाती हैं और उस बच्चे को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। और बच्चे के माँ बाप सामने वाले को गुनहगार समझते हैं, पर असली गुनहगार उस बच्चे के माँ बाप होते हैं, क्योंकि वो बच्चे के माँ बाप अपने पैसा और अपने पावर को उस बच्चे को गलत इस्तेमाल करने देते हैं, उन्हें बिगड़ने देते हैं। कभी वो समझाते नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही है, और वो बच्चा इतनी हद तक बिगड़ जाता है कि वो एक मां के समान औरत को ब्लैकमेल करता है और उसे अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है। इतनी हद तक बच्चे को बिगाड़ने में उनके माँ बाप बराबर के दोषी हैं। यह कहा जाए कि जो भी घटना उस बच्चे के साथ हुई है उसमें उनके माँ बाप का ही हाथ है। और विजय साल गवाकर वहां से चला जाता है। कट्टू हम दिखाते हैं कि घर पूरी तरह से सजा हुआ है, शादी बारात का माहौल है, बारात आ रही है और विजय साल गवाकर सबका स्वागत कर रहा है। तभी विजय के पास उसकी बीवी नंदिनी आती है। नंदिनी विजय से, विजय तुमने इतनी जल्दी इतने पैसे का इंतजाम कैसे कर दिया? अंजू के ससुराल वालों को 2 करोड़ भी दे दिया और इतनी धूमधाम से शादी। विजय को फ्लैशबैक याद आता है। विजय गायकोंडे को फोन कर रहा है। पुलिस स्टेशन के पीछे कचड़े के डिब्बे में एक बैग में 8 करोड़ रुपए रखे हुए। उस बैग को तू उठा ले और उसमें से 2 करोड़ तू रख ले और बाकी बचा हुआ 6 करोड़ रुपए गार्डन के आम के पेड़ के नीचे रख दे। और हां, अगर तूने किसी भी प्रकार की चालाकी की तो तेरा ये वीडियो पूरी दुनिया देखेगी। न्यूज चैनल में दे दूंगा और तेरी आगे की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बीतेगी। सोच तेरी बीवी बच्चे की क्या हालत होगी। और अगर तू मेरी बात मानेगा तो तुझे 2 करोड़ तो पहले ही तेरे पास हैं और 2 करोड़ और मिल जाएंगे और तेरी जिंदगी आराम से बीत जाएगी। अब क्या करना है तू खुद सोच ले। विजय, कुछ राज मेरे सीने में ही रहे तो अच्छा है। यहां पर यह कहानी खत्म होती है। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताइए। तो दोस्तों, अगली कहानी कुछ दिन में मैं लेकर आऊंगा। जब तक के लिए अलविदा।